तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने किसी स्टॉक में एंट्री किया है ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए और वो स्टॉक वहाँ से 5-10% नीचे आ गया तो बहुत लोग क्या करते हैं लॉस में बेच देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं तो वही स्टॉक उनके एंट्री प्राइस से भी ऊपर निकल जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा सबके साथ होता है 99% लोगों के साथ। तो आप कैसे बच सकते हो? ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड वाले हैं यानी ये जो FIDI हैं ये ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे इनका क्या मोटो होता है और हम इनके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये सब मैं बताऊंगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि आप कभी भी अपना ट्रेड लॉस में नहीं बेचोगे। अगर कुछ उसमें पॉइंट्स बोल लो या स्ट्रेटजी बोल लो, अगर वो सब बन रहा होगा उस स्टॉक में तो आप उसे कभी भी लॉस में नहीं बेचोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देखो ये जो मार्केट में मोमेंटम आता है इसके लिए दो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें एक को हम स्ट्रॉन्ग हैंड करते हैं, एक को वीक हैंड कहते हैं। वीक हैंड यानी हम लोग रिटेल ट्रेडर। स्ट्रॉन्ग हैंड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कंपनी के प्रमोटर हो गए, FII हो गया, DII हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फंड हाउसेस हो गए, ये सारे, या HNI हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग हैंड में आते हैं। यानी कि इनके पास लाखों हजारों करोड़ रुपए होते हैं और हम लोगों के पास कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए होते हैं जिनको हम मार्केट में डिप्लॉय करके सोचते हैं कि कुछ हम लोग पैसे बना लें, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है वीक हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड, समझ लिए। अब थोड़ा ये देख लेता है, ये लोग कुछ लोगों के लिए बहुत बेसिक लग रहा होगा, कुछ लोगों के लिए पता भी नहीं होगा। तो एक बार के लिए देख लेते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आज की जो मैं अभी आप लोगों को कुछ देर बाद समझाऊंगा, जो मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा चीज़ों को, वो सभी चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस थोड़ा आप लोग बने रहो पेशेंस के साथ। तो देखो, एक होता है कंपनी का प्रमोटर जो एज अ इन्वेस्टर समझ सकते हो, यानी कि ये उतना ट्रेड नहीं करता, ये कंपनी के ऑपरेशन देखने में रहता है। फिर आता है HNI जैसे श्री लेट राकेश झुनझुनवाला सर थे। वो मतलब एक इंडिविजुअल पर उसके पास कुछ हज़ारों करोड़ रुपए हैं, वो इंडिविजुअल आता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। फिर आता है FII यानी विदेशी म्यूचुअल फंड हाउस वाले, यानी विदेश के म्यूचुअल फंड हो गए या फंड हाउसेस हो गए, यानी कि उनके देश में उतना ग्रोथ का चांस नहीं है तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। ये सिंपली म्यूचुअल फंड वाले होते हैं। और इंडिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी कि इंडिया के म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड हाउस वाले, ठीक है, ये वाले हैं। तो यानी कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है क्योंकि ओवरऑल जनता का, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन सबका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लगता है, ठीक है, इंडेक्स फंड के थ्रू ही लगता है। तो वो सभी पैसा इनके पास होता है। और जो विदेश में जो आम जनता होती है वो इन्वेस्ट करती है, उन सभी का पैसा इन लोगों के पास होता है। और ये तो अपने दम पे किसी इनके बिजनेस या कुछ अलग से इनके पास पैसा होता है। और ये तो कंपनी का प्रमोटर है, इसके पास तो पैसा होता ही है। तो ये वो चार पार्टी हैं जिनके पास पैसा है, जिसमें से हम अगर प्रमोटर को हटाते, क्योंकि प्रमोटर की कंपनी है तो वो उसमें एज अ इन्वेस्टर की तरह रोल ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ना ही कि ट्रेड करके वो उसमें ज़्यादा पैसे बनाता है। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये जो जितने भी अमीर लोग हैं ये सभी पैसे कैसे कमाते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि जो प्रमोटर है वो इन्वेस्टर की तरह होता है कंपनी में अपने, पर उसका भी चाहत क्या होता है कि इसका भी पैसा कब बढ़ेगा, जब लोग इसके कंपनी में इन्वेस्ट करें, ना ही तो इसके कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है। एक जो HNI होता है इसका भी होता है कि भाई अगर मैं यहाँ एंट्री करूँ और जब यहाँ बेचूंगा तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूँगा। और यही चीज़ FII DI तीनों चाहते हैं। पर इनमें दिक्कत क्या होता है, मैं अगले साइड पे चलता हूँ आपको बताता हूँ। देखो, अगर इन सबको, ये जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, ये इन सबको अगर एक मिनट के लिए अगर इसे साइड भी कर दें तो ये जो तीनों हैं इन सबको वो लोग हैं जो मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। इसकी तो कंपनी ही है तो इसके पास तो ज़्यादातर शेयर होंगे ही। पर ये तीन वो लोग हैं जो किसी की स्टॉक में पैसा लगाते हैं और वहाँ से वो पैसा बनाते हैं। तो अगर इन लोगों को अगर इस पॉइंट पे अगर कोई सेल नहीं करेगा तो ये पैसे कैसे कमाएंगे। और इन तीनों लोगों के पास अच्छा प्रॉपर सिस्टम है, बैक टेस्ट वाली स्ट्रेटजी है, कब क्या करना है मार्केट में वो पता है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं जो ये सब इनको बना के दे सकते हैं, ठीक है। इनके पास एल्गोज हैं, सब कुछ है इनके पास। तो जब ये तीनों ही के पास सब कुछ नॉलेज है तो यानी कि नॉलेज के बेसिस पर तो ये एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो अब क्या आता है कि जिनके पास ये सब नहीं है उनसे छीन लो, उनको धमका के डरवा के उनसे ले लो। तो वो कौन है? वो है रिटेल ट्रेडर, यानी हम लोग जिनके पास नॉलेज की कमी है, कैपिटल की कमी है, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास ज़्यादातर नहीं होता है, और पेशेंस की कमी है। और इन लोगों के पास क्योंकि पैसा है तो ये लोग उस कंपनी के
मोमेंटम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में उसका जो न्यूज उस स्टॉक के में क्या लाना है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक स्टॉक के बारे में बहुत ख़राब न्यूज आता है कि ये स्टॉक तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और उसी के एक आध हफ्ते बाद देखते हो तो वो स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि इन लोगों को किसी स्टॉक में अगर अच्छी खासी क्वांटिटी अपनी बनानी है, अगर एंट्री करना है, तो सबसे पहले अब कोई इस तरह से नहीं बेच रहा है तो लोगों को थोड़ा एक न्यूज दो, ये स्टॉक तो अभी काफ़ी बुरा समय में जाने वाला है, इसमें ये दिक्कत है कंपनी में, रिटेल बेच देगा और ये लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर की बात है, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि सबका फ़ायदा ये है कि जब ऊपर जाएगा ये भी तभी पैसे कमाएगा जब ये यहाँ खरीदे यहाँ बेचे, और ये भी तभी कमाएगा जब यहाँ खरीदे यहाँ बेचे। ठीक है, सभी का तभी फ़ायदा है। और ये जो प्रमोटर है इसका भी जो नेटवर्थ है वो भी तभी बढ़ेगा जब इसकी नहीं तो शेयर प्राइस बढ़े, नहीं तो इसके कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, तो उससे इसकी कंपनी ग्रो होगी तो इसका जो नेटवर्थ होगा वो भी बढ़ेगा। तो जो प्रमोटर का फ़ायदा है वो भी ऊपर जाए स्टॉक तभी फ़ायदा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि सबका फ़ायदा तभी है जब तक वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता तब तक किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के रखना। और हम लोगों को भी जो एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ खरीदें यहाँ बेचें, हमारा भी फ़ायदा हो। तो अब हम इस वाले में से निकल के इस वाले में कैसे आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कंपनी का मालिक है, ये HNI है, यानी कि इसके पास पैसा है। पर ये जो FII और DI है ये दोनों कंपनीज़ है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, फंड हाउस एक कंपनी है, यानी कि ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो अपने पैसे, जो लोगों के पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाती हैं और उनसे जो रिटर्न आता है उस रिटर्न के बेसिस पे उनका एक कमीशन होता है जो चार्ज करती हैं, और जिससे इन कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे वो देश की हों या विदेश की हों, ठीक है, FII DI कोई भी हो, ये सभी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ इंडिया का। ठीक है, ये है ICI का एक म्यूचुअल फंड है जो, अब हम लोग ये समझेंगे कि इनका फ़ायदा क्यों है और ये ऐसा क्यों करती हैं कि जब इन्हें एंट्री करना होता है तो मार्केट में अक्सर ही देखोगे कि वो स्टॉक के रिलेटेड ख़राब न्यूज़ चल रहा होगा और उसी समय एक म्यूचुअल फंड या कोई एक बड़ा पार्टी उसमें पैसा लगाएगा। ये आप खुद चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर किसी स्टॉक में ख़राब न्यूज़ है उस समय देखना कोई ना कोई बड़ा पार्टी उसमें पैसा लगा रहा होगा, वो चीज़ आपको उसके एक आध हफ्ते बाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है अब वो समझते हैं। अब देखो मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला होता है NFE यानी नेट एसेट वैल्यू, यानी कि ये जो एसेट है, ये जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो दिख रहा है ICI का, इसका नेट वैल्यू कितना है। नेट वैल्यू आपको दिख रहा है कितना, 5004 करोड़। ठीक है, यानी कि ये 5004 करोड़ इस पूरे म्यूचुअल फंड में आम जनता ने पैसे अपना इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, अब हम लोग इतना तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ देखोगे तो एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना होता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो कमीशन होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, और ये हमेशा परसेंटेज टर्म में दिखाया जाता है। तो हमने ये भी देख लिया, तो अब देख लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि यहीं से आगे की पूरी कहानी आपको समझ में आने वाली है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहो। तो यहाँ आपको दिखता है कि 1.13% का एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटी अगर यहाँ हम 504 डिवाइड 100 करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ आपको 50 करोड़ 4 लाख, मैंने अभी 1% से किया है क्योंकि हम लोग सिंपल रख पाएँ। तो आपको दिखता है कि मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक अकेला म्यूचुअल फंड आम जनता से हर साल 50 करोड़ 4 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि ये 5 करोड़ का है तो 50 करोड़ इसका 1% ये कमाता है साल का। अब इस कंपनी को ऐसा क्यों है कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये जो म्यूचुअल फंड है ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। 1 महीने में 5.5% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 40% ऑलमोस्ट दिया है, 1 साल में ऑलमोस्ट 71%, 3 साल में ऑलमोस्ट 40%, 5 साल में ऑलमोस्ट 28%, और पूरे लाइफ टाइम में अगर कोई शुरू से लेकर अब तक इन्वेस्टेड होता तो उसको एनुअली 18% का रिटर्न बनता, जो काफ़ी अच्छा है। अगर ये म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा नहीं बनाएंगी, ये जो FII DI हैं जो म्यूचुअल फंड वाले हैं जो लोगों के पैसे लेते हैं और उस पर रिटर्न जनरेट करके देते हैं, तो अगर ये उस पर रिटर्न नहीं जनरेट करेंगे
तो लोग इस म्यूचुअल फंड में मतलब उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। जो उनके पैसे नहीं बना के देगा या कम बना के देगा उसमें लोग अपने पैसे कम डालेंगे। जो ज़्यादा रिटर्न बना के देगा ज़्यादातर लोग उसी म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये म्यूचुअल फंड का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जो लगातार लोगों के पैसे बना के दे रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। पहला पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब इनके पास सब पावर है, सब नॉलेज है, और अगर ये किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब ये बड़ी किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि इन्हें ग्रोथ चाहिए। इन्हें ग्रोथ क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये ग्रोथ नहीं लाएंगे तो लोगों के जो पैसे इन्होंने ले रखे हैं उन पर रिटर्न नहीं बनेंगे। जब रिटर्न नहीं बनेंगे तो लोग अपने पैसे ले लेंगे। लोग अपने पैसे ले लेंगे तो इनका ये जो फंड साइज है, ये जो आपको फंड साइज दिख रहा है, ये कम हो जाएगा। जब NAV कम होगा, मान लो ये अभी 5,000 करोड़ है, अभी ये 4,000 करोड़ हो जाए, तो इनका साल में कितना बनेगा? सिर्फ 40 करोड़ बनेगा, क्योंकि 1% ही इन्हें कमाना है। एक्सपेंस रेशियो अधिकतर 1% से लेकर 1.5% तक होता है। तो अगर इनका NAV कम हो जाए तो इनका प्रॉफिट भी कम हो जाए। तो इनको क्या चाहिए कि कंपनी ग्रोथ हो, हमारा प्रॉफिट बढ़े। उसके लिए इन्हें लगातार लोगों के पैसे के लिए रिटर्न लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो फंड मैनेजर है या जो इनकी स्ट्रैटेजी होगा, जो कुछ भी होगा, वो इन्हें देखना होगा कि हम कैसे सही टाइम पे सही कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तो अब ये जो म्यूचुअल फंड है, अब हम ये देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी कंपनीज आपको ख़रीद लेनी है जाके, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये इन कंपनी में इन्होंने कब पोजीशन बनाया था। यानी कि ये वो कंपनी के लिस्ट है जिसमें ये खुद इन्वेस्टेड हैं। अगर ये खुद इन्वेस्टेड हैं तो ऊपर नीचे सारा इन लोगों ने देख रखा होगा। तो अब हमें बस ये देखना है कि अगर इस कंपनी में, अगर ये जो कंपनी का लिस्ट है इसमें आप लोग देख लो, कुछ नॉर्मल नाम आपको मिलेंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनियों के नाम आपको दिख रहे हैं, पर कुछ छोटे छोटे कंपनीज के भी नाम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो छोटे कंपनी के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, उन्हें बस आपको खोल लेना है। अब जैसे मैं NCC के बारे में जानता हूँ, इसमें से ज़्यादातर कंपनियों के बारे में जानता हूँ, पर ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं उतना मैंने नाम नहीं सुना। छोटी कंपनी होगी कोई, या मुझे नहीं पता। तो अब मैं यहाँ 1 मिनट के लिए वहाँ से नाम उठाया, अब मैं इसे यहाँ ला के डाल दिया, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे। तो आपको दिखता है कि हाँ, इसमें वॉल्यूम भी है और स्टॉक में भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। 16 दिन में 16% का रिटर्न, फिर हाल फिलहाल में देखोगे तो फिर 10 दिन में 19% का रिटर्न। यानी कि जो म्यूचुअल फंड जिन कंपनियों में इन्वेस्टेड होता है, यानी कि जिनमें FII DI इन्वेस्टेड होता है और उनके पास पैसों का कमी नहीं होता है, क्योंकि पूरे देश के लोगों का पैसा वही इन्वेस्ट करते हैं, वही मैनेज करते हैं, और वो सब पैसा कहाँ लगता है? स्टॉक मार्केट में लगता है, ठीक है। तो इस कंपनी में आपको क्या दिख रहा है कि जब भी ये रैली देता है तो कम समय में ज़्यादा का रैली देता है, 36 दिन में 31% का रिटर्न। तो अब आपको यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमें वैसे कंपनियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है जिसमें म्यूचुअल फंड खुद इन्वेस्टेड हो। अब इसके लिए हम एक बार क्या करते हैं कि जो स्टॉक था उसी का नाम हम यहाँ डालते हैं, थोड़ा देखते हैं। 2 चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है ये हमारा स्किनर.in है, तो इस पर हम लोग .com है, इस पर हम लोग देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो हर साल इसमें बढ़ता जा रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ आ जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर, ठीक है, यहाँ नीचे आओगे आपको दिख जाएगा। तो इसमें प्रमोटर 76%, FII 17%, DII 12%, और ये देखो आम जनता ये क्या है? अगर आप इसे भी खोलोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कोई नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी बड़ा जो HNI है वो इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। सिर्फ इसमें आम जनता 2-2.5% है, जिसमें आम जनता 2-2.5% है और सारा पैसा बड़े लोगों ने लगा रखा है। इसका मतलब कि भाई प्रमोटर तो अपना संभाल के रखा है, वो तो ट्रेड नहीं करता, पर ये जो लोग हैं जो इतना पैसा 17% 12%, ठीक है, इन लोगों ने कंपनी का खरीद रखा है। इसका मतलब क्या कि ये लोग उस कंपनी में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने क्लाइंट के लिए, जिन लोगों का पैसा ये ले रखे हैं उनके लिए इन्हें पैसा बनाना है। इसका मतलब क्या कि ये लोग इसे ज़्यादातर इस पे ज़्यादा ये जो ऐसे स्टॉक होते हैं इन पे ज़्यादा रिटर्न बनेगा हमेशा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ आम जनता कम है। तो आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि हमें किस कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिनमें FII ज़्यादा हो, DII ज़्यादा हो, उसमें HNI भी हो तो बहुत अच्छा है, और प्रमोटर तो हो गए, मतलब कि उसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। अब तो हमने एक ही कंपनी देखा, अब हम लोग एक और कंपनी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे 1 मिनट के लिए बैक करते हैं।
तो ये हम आ गए और ये फिर हमें कंपनीज की लिस्ट दिखने लगा। तो अब मैं इस कंपनी के बारे में उतना नहीं जानता, मैं इसे खोल लेता हूँ थोड़ा और एक आठ कंपनी देख लेते हैं जिनके बारे में। अब ये है हरा टेबल केबल, हम इसे भी खोल लेते हैं और इसे भी खोल लेते हैं। तो हमने 2-3 कंपनीज़ के नाम यहाँ ले लिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस kirna.in.com पे जाएंगे और यहाँ इन कंपनी का नाम डालेंगे और नीचे आएंगे। बस हमें 2 चीज़ मिलाना है कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो आपको दिखता है कि इसका नेट प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, ठीक है। साथ में हमें ये देखना है कि इसमें आम जनता कितना है। आम जनता आपको दिखेगा कि इसमें भी 2 HNI हैं, ठीक है, 2 HNI इसमें भी है। HNI एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, पर वो फंड मैनेजर वाली नहीं है, मतलब वो फंड हाउस नहीं, वो अलग कंपनी हो सकती है। और इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट है, पर जो इसमें आपको DI देख रहा है वो 22% है, HNI 17% है और FII 17% है। यानी कि ये लोग ज़्यादा हैं, आम जनता का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। तो इस कंपनी का अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी 1 महीने के, अगर लास्ट 1 महीने का बात करें तो ये भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ से 2 मार्च है, 2 मार्च अब से लेके मतलब इसने 16 दिन में 19%, और अगर यहाँ से लोगे तो 22 दिन में अभी भी 15% अप है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे कुछ कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म करती हैं। उन इसमें अगर आप जितनी चीज़ों को जोड़ोगे उतना ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर्स हटाते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि लेयर्स आप जितना ज़्यादा खोल दोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा पैसे हैं, अगर वो किसी जगह पर अपने पैसे लगा रहे हैं तो वो सब कुछ देख रखे हैं, या उन्हें खुद कंट्रोल ही करना है, या वो खुद ही कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। जिसको गाड़ी चलाना है, अगर गाड़ी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है पर वो पैसे वाला है तो वो उस गाड़ी को मॉडिफिकेशन करके अच्छा बना सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक उतना अच्छा नहीं है पर उसमें FII DII ज़्यादातर इन्वेस्टेड हैं, वैसे तो वो ख़राब कंपनी में इन्वेस्टेड ही नहीं होते, पर फिर भी अगर वो किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि यार कमी है, पर उसमें वो इन्वेस्टेड हैं, तो इसमें जब भी आपका स्ट्रेटजी बने आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के कंपनीज़ में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको क्या देखना है। जो अब 20 चीज़ें देखते हो कि क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या वो उसमें डेट कम है, ये ज़्यादा वो ज़्यादा है, आप वो सब भी देख सकते हो। इसमें क्या है ना कि आप जो मेहनत वो म्यूचुअल फंड वाला कर रहा है, आप भी सेम वही काम कर रहे हो, पर आपके पास मार्केट मूव करने का पैसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जब आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप उतनी मेहनत कर क्यों रहे हो। आप ये देखो कि वो म्यूचुअल फंड वाला कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, बस आप उसी कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट, अगर देखो आप ये नहीं पता कर सकते कि वो कब इन्वेस्ट करेगा, तो आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है। तो वो कंपनी क्या होता है ना, ज़्यादातर नीचे नहीं आती हैं। ज़्यादातर नीचे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया, क्योंकि उनको दूसरों का पैसा लेते हैं वो लोग, इसलिए उनके पास पैसों की कमी नहीं होता है। उनको दूसरों के पैसे पर रिटर्न बना के देना होता है। तो अगर ये मान लो कि वह किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं जो 1 साल तक यहीं रह जाए, इससे ऊपर ना जाए, तो वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर क्लाइंट्स के लिए रिटर्न नहीं बनेगा तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो, दूसरा म्यूचुअल फंड वाला बना रहा है, तो आप में से पैसे निकाल के वो उस वाले म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग शिफ्ट कर लेते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उनका इस तरह से कमीशन भी कम होगा, उनका जो फंड साइज है वो भी कम होगा। इसीलिए वो ऐसे ही वो किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते हैं और वो स्टॉक वहाँ से ऐसे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए पैसे बनाने हैं। क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के लिए पैसे बनाएंगे, ज़्यादातर लोग उनके फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे। जब ज़्यादातर लोग फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका कमीशन बढ़ेगा, क्योंकि उनका NAV ज़्यादा होगा। अगर वो 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये पहुँच जाएँ तो वो साल के 60 करोड़ कमाने लग जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए एक और कंपनी है, हम इसे भी यहाँ डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो बस हमें वही देखना है, नेट प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आते हो आपको दिखता है कि 14% आपको दिखता है किसमें, आम जनता। एक इसमें FII दिख रहा है और उसके बाद FII के पास अभी 1.44% कंपनी का है। बाकी यानी कि इसमें 13% कंपनी आम जनता के पास है और FII के पास ज़्यादा है, DII के पास ज़्यादा है, FII के पास थोड़ा कम है। तो जो ऐसी कंपनी है जिसमें आपको बस ये देखना है कि रिटेल पार्टिसिपेंट कम होने चाहिए। हम इसे लगा के देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो ये अगर आप लोग देखोगे तो ये हाल फिलहाल कहीं भी परफॉर्म नहीं करा। एक मिनट के लिए थोड़ा हम लोग, तो अगर आप लोग इसे देखते हो तो ये उतना अभी आपको दिख रहा है कि परफॉर्म नहीं कर रहा, पर जब एक कर रहा था यानी कि अभी ये थोड़ा रेस्ट कर रहा है, पर जब एक परफॉर्म कर रहा था तो 32 दिन में 27%। और उसके बाद अगर आप लोग देखते हो स्ट्रैटेजी यहाँ भी बना, तो यहाँ से लेकर ये 15 मतलब 1 महीने में 15% का रिटर्न दिया है। फिर ये हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ बना, तो आपको दिखता है कि 4 दिनों में 13% का रिटर्न। तो जब जब परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसे वाले स्टॉक जिनमें FII DI जाता है, क्योंकि उन्हीं को मार्केट को मूव करना होता है। को ये समझ में आ गया कि किस तरह के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने वो सारे फिल्टर ही हटा दिए, आपको 50 चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप बस वो देख लो कि वो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसमें बड़े लोग इन्वेस्टेड हैं। अगर बड़े लोग इन्वेस्टेड हैं तो उन लोगों ने सब कुछ देख रखा होगा, हम भी उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा पैसा बने। अब देखो उनमें उनका पैसा लगाया तो वो उससे स्टॉक को ज़्यादा देर तक नीचे रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि उन्हें भी उसी स्टॉक में जब पैसे लगाए हैं तो उन्हें भी उस पैसे को बनाना होगा ना, बढ़ाना होगा। उन लोगों को भी उस पैसे से पैसे कमाने होंगे और हमें भी वही काम करना है। तो हमें बस उस स्टॉक में पैसे लगा के, अगर वैसे स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाते हैं 5-10%, 2-4%, तो हमें बस कुछ स्टॉक को समय देना। पेशेंस इज़ योर वेपन। जब आप छोटे हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो पेशेंस इज योर वेपन। और ये वेपन आपको इंट्राडे में नहीं मिलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर आपको अपना वेपन यूज करना है अच्छे तरह से तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, मोमेंटम ट्रेडिंग में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जो लोग ज़्यादातर स्विंग ट्रेड करते हैं। जो इंट्राडे में स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके लिए भी कुछ हद तक है, पर जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए पेशेंस इज योर वेपन बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। बाकी का इसके ऊपर अगर आपको फर्दर चाहिए कि पूरे डिटेल से बताओ कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, क्या लेना है, कैसे ट्रेड करना है और इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, इसके ऊपर का क्या स्टेप्स होने वाले हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप पार्ट 2 कमेंट करो। ठीक है, मैं उस पार्ट 2 म्यूचुअल फंड कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी।